नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आपका ऑनलाइन क्लासेस के इस प्लेटफॉर्म पर। और आज की क्लास में अपन मॉडल्स का पार्ट नंबर 2 होने वाला है अपना। मॉडल्स में ही 17th लेक्चर है, रीजनल प्लानिंग इन ज्योग्राफी कंप्लीट क्रैश कोर्स लेक्चर नंबर 17 है। इससे पहले अपन ने 3 मॉडल कवर कर लिए थे। इससे पहले 3 मॉडल्स देखे थे अपन ने। कौन कौन से देखे थे? गुनार मेडाल का क्यूमुलेटिव पोजीशन थ्योरी देखा था, हिस्टरमैन का ट्रिकल डाउन एंड पोलराइजेशन इफेक्ट देखा था, और मेट्रोपोलिस सैटेलाइट मॉडल भी देखा था अपन ने। तो वो तीनों मॉडल्स आप रिवाइज कीजिए, और फिर ये 3 मॉडल और हैं, ये भी देख लीजिए। ये सभी मॉडल्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। इसमें मैच द फॉलोइंग में क्वेश्चन आता है, या फिर डायरेक्ट एक डायग्राम देके मॉडल पूछ लिया जाता है कि ये कौन सा मॉडल है। तो ये सब कैसे पता चलेगा? जब अपन क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, तब हमें पता चलेगा क्वेश्चंस का पैटर्न क्या है। और कुछ नए क्वेश्चंस हैं वो भी मैं अवेलेबल कराऊंगी, तो वो करने के बाद भी आपको पूरा जो चैप्टर है वो समझ में आ जाएगा। तो मॉडल्स का लेक्चर अपने आज देखेंगे। और इससे पहले ये है कि आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और अपने फ्रेंड्स में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। बहुत अच्छा मैटर या कंटेंट है वो हम प्रोवाइड करा रहे हैं, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो आप प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, अपने सुझाव हैं वो कमेंट बॉक्स में डालिए। तो आज की क्लास में कौन कौन से मॉडल देखेंगे अपन? सेंटर पेरीफेरी मॉडल देखेंगे जॉन फ्रीडमैन का, ग्रोथ पोल एंड ग्रोथ सेंटर देखेंगे पेरोक्स और बॉडविले का। तो अपन ने इसको कैसे याद रखा था? पोल को पेरोक्स से याद रखा था। तो ये एक वास्तविक कंसेप्ट है, ये एक वास्तविक कंसेप्ट नहीं है, सेंटर है वो एक भौगोलिक या फिर वास्तविक कह सकते हैं, और ये एक आर्थिक कंसेप्ट है, आर्थिक और काल्पनिक भी कह सकते हैं। पेरोक्स का पोल बोला था पेरोक्स ने, और सेंटर इसको किसने बोला था? बॉडविले ने। इन्हीं के शिष्य थे बॉडविले, और समीर अमीन भी पढ़ा था अपन ने। बॉडविले ने फिर सेंटर को विकसित किया था, और इसमें इंडिया में वृद्धि नाभि सिद्धांत आर.पी. मिश्रा का है। तो ये भी अपन पढ़ेंगे आज के लेक्चर में डिटेल से। ग्रोथ पोल और ग्रोथ सेंटर, ग्रोथ फोकाई क्या होती है उनको पढ़ेंगे। नेक्स्ट है नवाचार प्रसार स्वीकरण सिद्धांत। तो नवाचार प्रसार स्वीकरण सिद्धांत है, ये ई.एम. रोजर्स का है। तो इसको भी देखेंगे कि किस प्रकार से लोग कोई भी नई चीज़ होती है, इनोवेटिव चीज़ होती है, तो उसको एक्सेप्ट करते हैं, कितना टाइम लगता है, तो ये भी देखेंगे। इसके साथ साथ आर्थिक विकास की अवस्थाएं हैं डब्ल्यू रोस्टोव की, तो वो मैंने एक बार पहले बताई हुई है। नेक्स्ट जब इकोनॉमिक ज्योग्राफी पढ़ेंगे तब भी उसकी इकोनॉमिक स्टेजेस जो हैं वो आ जाएंगी। इकोनॉमिक स्टेजेस हैं डब्ल्यू रोस्टोव की, एक बार फिर मैंने कराई हुई है। क्वेश्चंस करेंगे तब फिर बता दूंगी मैं इनको डिटेल में। तो आज का लेक्चर शुरू करने से पहले एक मोटिवेशन कोट पढ़ लेते हैं। स्टूडेंट्स में मोटिवेशन नहीं रहता, तो एग्ज़ाम अपना बहुत पास है, इसको आप फैक्ट एक मान के चलिए। तो पढ़ना तो अपने को पड़ेगा, बहुत अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। एक मोटिवेशन कोट देखते हैं। When the why is clear, the how is easy। कि आपको पता है कि आपको क्यों करना है। अगर आपका क्यों क्लियर है, कोई भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो आप, या फिर कोई भी जॉब कर रहे हो या प्रिपरेशन कर रहे हो, आप क्यों कर रहे हो, अगर ये आपको पता है तो आप कैसे करोगे ये बहुत आसान हो जाता है। कैसे करोगे, रास्ता जो है वो खुद ब खुद मिल जाएगा। अगर आपने चलना शुरू कर दिया, या आपको एक बार पर्पज़ क्लियर हो गया, आपके वर्क का पर्पज़ क्लियर है आपका, तो आपको रास्ता है या वे है वो अपने आप मिल जाएगा। कैसे करना है वो आपकी हेल्प हो जाएगी। अब आपको पता ही नहीं कि आपको आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर की प्रिपरेशन करनी है, या नेट जेआरएफ की करनी है, या अदर कोई स्टेट लेवल एग्जाम की तैयारी करनी है, कोई आप एक डिसीजन ही नहीं ले पा रहे कि आरपीएससी ही क्यों करनी है। अगर ये नहीं है तो आप ना तो कोई लेक्चर देख पाओगे, ना उसकी टेस्ट सीरीज है वो ज्वाइन कर पाओगे, तो आप नहीं कर पाओगे। तो सबसे पहले अपन को क्लियर होना चाहिए कि अपन को क्यों करना है, तो फिर वो कैसे करने वाला रास्ता है वो अपने आप मिल जाता है। शुरू करते हैं आज का लेक्चर। सबसे पहले सेंटर पेरीफेरी मॉडल पढ़ेंगे, ये मैंने एक बार पहले भी एक्सप्लेन किया हुआ है। पहले इससे रिलेटेड थ्योरी पढ़ते हैं, फिर कंप्लीट लेक्चर देखते हैं। सेंटर पेरीफेरी मॉडल क्या कहता है, ये सबसे पहले तो अपने को यही पता होना चाहिए कि जॉन फ्रीडमैन ने दिया है सेंटर पेरीफेरी मॉडल। और जैसे कोर और पेरीफेरी अपने को पता है, एक विकसित क्षेत्र है और एक अविकसित क्षेत्र है, तो उनके मध्य का संबंध बताते हैं। ये कोर पेरीफेरी के मध्य संबंध बताता है कि किसी भी क्षेत्र का विकास विकसित कोर तथा अविकसित पेरीफेरी के संबंधों पर निर्भर करता है। क्यों करता है निर्भर? क्योंकि जो पेरीफेरी है वही अगर समृद्ध होगी तभी तो अपने जो कोर एरिया है उसको संसाधन है वो उपलब्ध करा पाएगी। तो ऐसे संबंधों को वर्तुल संचयी पुनर्निवेश की संज्ञा दी जाती है। अब वर्तुल संचयी पुनर्निवेश ये भी आ सकता है। अब अपन ने क्यूमुलेटिव पोजीशन थ्योरी में इस शब्द का मतलब पढ़ लिया था कि जो भी प्रक्रम होते हैं वो चक्रीय होते हैं। विकास का प्रक्रम है वो चक्रीय है। एक संसाधन संपन्न क्षेत्र में अगर कोई उद्योग विकसित हो गया तो फिर उससे आकर्षित होकर अन्य उद्योग भी उसी क्षेत्र में लगाए जाएंगे, तो पहले से विकसित क्षेत्र है वो और ज़्यादा विकसित होता है। ये कंसेप्ट है इसका।
वर्तुल संचयी पुनर्निवेश का मतलब समझ में आ गया होगा। वर्तुल का मतलब बार बार, संचयी पुनर्निवेश मतलब उसी क्षेत्र में फिर निवेश होता है बार बार। ऐसे परस्पर संबंधों की यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें विकास स्वयंभावी अपने आप वस्तुओं की बढ़ती मांग के द्वारा और तीव्र हो जाता है, जिससे उस प्रदेश के विकास को बल मिलता है। तो यही है कि एक बार अगर कोई क्षेत्र का विकास होना शुरू हो जाता है तो फिर उसकी डिमांड बढ़ने लग जाती है, वहाँ पर इन्वेस्टमेंट आता है, बहुत सारी चीज़ें वो वहाँ पर डेवलप हो जाती है। अब आप ये बताएंगे कि ये जो विकास होगा इसको संतुलित विकास बोलेंगे या असंतुलित विकास बोलेंगे, ये आपका क्वेश्चन है, आप कमेंट सेक्शन में जरूर डालेंगे। संतुलित या असंतुलित कौन सा, किस प्रकार का विकास होगा यहाँ पर, वो आपको बताना है। नेक्स्ट, तो उस क्षेत्र का क्या होगा, विकास होगा और वहाँ एक शक्तिशाली केंद्र बन जाएगा, और जो पिछड़ा क्षेत्र है या फिर जो संसाधन प्रोवाइड कराने वाला क्षेत्र है वो बैकवर्ड, उसका विकास नहीं हो पाएगा। तो उस पर कैसा प्रभाव पड़ेगा, उस पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि तकनीकी कमी, निवेश कमी और विकास कमी पेरिफेरी से कोर की ओर लाइन कर जाते हैं। टेक्नोलॉजी से संबंधित लोग, इन्वेस्टर्स जो हैं और जो मैनेजमेंट करने वाले हैं वो सब क्या करेंगे, कोर से पेरिफेरी से कोर की ओर चले जाएंगे। ये अपन ने उसमें भी पढ़ा था, ब्रेन ड्रेन की भी प्रॉब्लम होती है, ब्रेन ड्रेन की भी प्रॉब्लम होती है। तो प्रतिभा है वो पलायन कर जाती है ज़्यादा विकसित क्षेत्रों की ओर। तो ये कोर और पेरिफेरी अपन ने पढ़ लिया था। फिर भी जो कोर और पेरिफेरी, जो कोर का विकास है वो पेरिफेरी के ऊपर डिपेंड करता है, ये भी अपन ने पढ़ा था। तो सेंटर पेरिफेरी मॉडल में किस प्रकार से इन्होंने विकास की 4 अवस्थाएं बताई है और कैसे समझाया वो देखते हैं अपन। जॉन फ्रीडमैन ने 4 अवस्थाएं बताई है। कोर रीजन है वो क्या है, एक केंद्रीय महानगर है। कोर को क्या बोला है, कोर के एग्जाम्पल में अपन क्या ले सकते हैं, एक केंद्रीय महानगर है। पहले अपन स्टेजेस को समझते हैं। फर्स्ट स्टेज में क्या है कि कोई भी असमानता नहीं है, सभी जो क्षेत्र हैं वो इक्वली क्या है, विकसित है। जैसे ग्रामीण क्षेत्र है तो वहाँ एक कोई भी बड़ा औद्योगिक केंद्र नहीं है, तो ये कोई शहरी पदानुक्रम नहीं। पहले के अंदर क्या है, पूर्व औद्योगिक समाज है, ये पूर्व औद्योगिक समाज है। सभी, कोई भी एक विकास का केंद्र है वो विकसित नहीं हुआ है यहाँ पर, सभी समान अवस्था में पूर्व औद्योगिक समाज है। ये सभी जो एक एक स्टेज, ये जो पोल्स बताए गए या फिर सेंटर हैं वो इक्वली डेवलप हैं, ये अपन ने देख लिया। नेक्स्ट में क्या होता है कि एक कोई नगर विकसित होना शुरू हो जाता है, एक प्रधान शहर विकसित होना शुरू हो जाता है। तो ये क्या है, प्रधान शहर विकसित होने वाली अवस्था है। दूसरी अवस्था में प्रधान शहर विकसित हो जाता है, प्रधान शहर, इसको संक्रमण अवस्था भी बोलते हैं। एक कोई नगर है वो थोड़ा विकसित हो जाता है, ये जैसे एक नगर दिखाया है यहाँ पे, ये थोड़ा विकसित हो गया अन्य नगरों की तुलना में, तो ये प्रधान शहर का निर्माण हो गया। फिर क्या है कि यहाँ से इसके साथ साथ इसको जो भी संसाधन प्रोवाइड कराएंगे वो कौन कौन से एरिया होंगे, ये वाला एरिया प्रोवाइड कराएगा, ये इसके पास वाला और थोड़ा दूर वाला। तो अब क्या है कि इसके विकास के लिए ये जो क्षेत्र हैं ये भी और ज़्यादा विकसित होने शुरू हो जाते हैं। तो ये जो डेवलपमेंट है ये इसका एक विकास क्रम बताया गया है। तो ये वाला क्षेत्र मान लिया अपन ने, तो ये इसको भी अपना कच्चा माल दे सकता है, इसको भी कच्चा माल दे सकता है। यहाँ जो काम करने वाले हैं वो इस वाले सेंटर पे भी आ सकते हैं और इस वाले सेंटर पे भी आ सकते हैं, तो यहाँ ऑप्शंस बढ़ गए। तो ऐसे करते करते क्या है कि ये जो बीच वाला जो क्षेत्र अपन ने लिया था, जो कि अपने संसाधन और इन्वेस्टर्स या फिर श्रमिक हैं उनको दूसरे क्षेत्रों की ओर भेज रहा था, ये भी धीरे धीरे विकसित होना शुरू हो जाता है और यहाँ भी विकास है वो शुरू हो जाता है। तो ये फोर्थ, पहले 2 नंबर पे कौन थी, संक्रमण स्टेज थी, और 3 नंबर पे क्या है, क्षेत्रीय उपकेंद्र बनना शुरू हो जाते हैं, क्षेत्रीय उपकेंद्र बनना शुरू हो जाते हैं। रीजन लेवल पर, एक क्षेत्रीय स्तर पर विकास होना शुरू हो जाता है, क्षेत्रीय उपकेंद्र बनने शुरू हो जाते हैं। जैसे दूसरे स्टेज में एक ही ये डेवलप था सिटी, अब ये सिटी भी डेवलप हो गया, फिर धीरे धीरे ये जो सिटी है वो भी डेवलप हो जाएगा, क्षेत्रीय उपकेंद्र विकास होना शुरू हो जाता है, औद्योगिकरण का विकास शुरू हो जाता है। नेक्स्ट में क्या होगा कि शहरी असमानताओं में बिल्कुल ही कमी हो गई, ये क्या है, सभी इक्वली डेवलप हो गए और सन्नगरों का निर्माण हो जाता है, मेगालोपोलिस जो है उनका निर्माण हो जाता है, सन्नगरों का निर्माण हो जाता है। मेगालोपोलिस जो बुक है वो जीन गोटमैन की है, मेगालोपोलिस बुक किसकी है, जीन गोटमैन की है। तो ये मैंने पहले भी आपको कराया है, जीन गोटमैन की है, थिंकर्स में आप फिर से देख सकते हो जाके। तो आपको ये मॉडल कंप्लीट समझ में आ गया होगा। एक बार फिर एक्सप्लेन कर देती हूँ मैं कि सबसे पहले क्या है, ग्रामीण समाज है, बिल्कुल ही किसी भी प्रकार के सेंटर हैं विकास के वो नहीं डेवलप हुए हैं, तो सभी एक जैसे सेंटर दिखाए गए हैं। तो ये पूर्व औद्योगिक समाज है, इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन के बाद पहले का समाज है ये। फिर क्या होता है, धीरे धीरे एक सेंटर है वो विकसित होना शुरू हो जाता है, प्रधान नगर की संकल्पना अपन जिसको बोल सकते हैं। तो यहाँ से क्या है, कच्चा माल, इन्वेस्टर्स, श्रमिक सारे क्या है एक प्रधान सिटी में केंद्रित हो जाते हैं। फिर धीरे धीरे इस प्रधान शहर के आसपास का जो क्षेत्र है वो भी डेवलप होना शुरू हो जाता है।
जैसे अपन ने उसमें पढ़ा था मेट्रोपॉलिटन सैटेलाइट मॉडल था, जो कि अगर जब जैसे अपन ने एनसीआर का विकास कर दिया तो एनसीआर के आसपास का जो क्षेत्र है वो भी विकसित होगा। जैसे काउंटर मैग्नेटिसिटी का कंसेप्ट है वो इसके कंसेप्ट में अपन देख सकते हैं, काउंटर मैग्नेटिसिटी वाला कंसेप्ट है। और नेक्स्ट क्या है, पेरीफेरी एक प्रधान शहर बन गया, उसके बाद क्या है, आसपास के क्षेत्रों में भी विकास पहुंचता है और कुछ और केंद्र है विकास के वो डेवलप हो जाते हैं। फिर क्या होता है, विकास बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, बिल्कुल एकीकृत या समान विकास हो जाता है। उत्तर औद्योगिक समाज जो है, पोस्ट इंडस्ट्रियल सोसाइटी है, उसका निर्माण हो जाता है। पोस्ट इंडस्ट्रियल सोसाइटी का जो कंसेप्ट है, जहाँ पर सभी जो केंद्र है समान रूप से विकसित हैं, सन्नगरों का निर्माण हो जाता है। तो ये अपन ने मॉडल देख लिया, सेंटर पेरीफेरी मॉडल था ये, कोर फ्रीडमैन का, सेंट्रो पेरीफेरी मॉडल या कोर परिधि मॉडल जॉन फ्रीडमैन का है ये। तो इसका स्टेटमेंट भी देख लिया था अपन। नेक्स्ट क्या है, विकास ध्रुव सिद्धांत या ग्रोथ पोल थ्योरी पढ़ते हैं अपन ने इसमें पहले भी देखा था कि पेरोए हैं, फ्रैंकाई पेरोक्स हैं, ये फ्रांसीसी विद्वान है। ये कौन है, फ्रांसीसी विद्वान है ये, इन्होंने ये कंसेप्ट दिया था, फ्रांसीसी विद्वान है ये। इनका डिटेल में अपन ने पहले किया हुआ है, इंट्रोडक्शन अपन ने लिया हुआ है, इनकी बुक्स भी वहाँ देखी थी अपन ने, तो एक बार फिर से आप देख सकते हो उस लेक्चर को, और जब मैं क्वेश्चंस कराऊंगी तब फिर उसको रिवाइज करा दूंगी कि इनकी कौन कौन सी बुक है, इनके 2 शिष्य पढ़े थे अपन ने। तो नेक्स्ट देखते हैं कि इनका जो विचार है वो फ्रीडमैन के बिल्कुल विपरीत है। अभी भी जो फ्रीडमैन का मॉडल पढ़ा अपन ने, जॉन फ्रीडमैन का सेंट्रो पेरीफेरी, उसके बिल्कुल अपोजिट है। फ्रीडमैन ने क्या बताया, सेंटर और पेरीफेरी 2 नाम लिए हैं, इन्होंने सिर्फ एक पोल बताया या सेंटर ही बताया, सेंटर पेरीफेरी दोनों बताए हैं, सेंटर और पेरीफेरी, तो ये इनके विपरीत है, ये भी ध्यान रखना है आपको। नेक्स्ट है, इस सिद्धांत के अनुसार विकास प्रक्रिया केंद्र से बाहर की ओर कार्य करती है। अब देखिए, जो अपन ने क्या पढ़ा था, बैकवॉश पढ़ा था कि परिधि से कोर की ओर क्या जाते हैं, संसाधन जाते हैं और कोर का विकास होता है। तो इसी प्रकार से ये क्या बोलता है कि विकास प्रक्रिया पहले केंद्र विकसित होता है, फिर केंद्र से बाहर की ओर, यानी इसने क्या बोला है, स्प्रेड इफेक्ट है उसको ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी है, स्प्रेड इफेक्ट को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी है। नेक्स्ट क्या है कि इस सिद्धांत के अनुसार एक ग्रोथ पोल आर्थिक क्षेत्रों के बीच एक केंद्रीय नगर होता है, जो ऐसा क्षेत्र होता है जहां से क्षेत्र के आर्थिक विकास का प्रारंभ होता है। इन्होंने क्या बोला कि सबसे पहले ग्रोथ पोल है वो विकसित होएगा, फिर उसके बाद क्या है, पूरा जो क्षेत्र है उसका विकास होएगा। ग्रोथ पोल से विकास को बताया इन्होंने। नेक्स्ट है, इसकी संकल्पना को फ्रांसीसी विद्वान बॉडविले या बोदुए ने आगे विस्तारित रूप से समझाया। बॉडविले इन्हीं के शिष्य थे, समीर अमीन भी मिस्र के थे, समीर अमीन और बॉडविले इनके शिष्य थे, इनका वर्क है इस पर। तो ये भी मैंने बताया हुआ है इंट्रोडक्शन में, थिंकर्स जहां अपन ने कंप्लीट किए थे। नेक्स्ट है कि भारत में इस पर किसने वर्क किया है, आर.पी. मिश्रा ने वर्क किया है, प्रकाश राव व सुंदरम ने किया है। तो इनका भी डिटेल में इंट्रोडक्शन अपन ने लिया हुआ है। अब एक क्वेश्चन बनता है यहाँ से कि विकास क्रम की 5 अवस्था बताई थी आर.पी. मिश्रा ने और इन्होंने मिलके, तो वो देखते हैं अपन। विकास है वो किस प्रकार से शुरू होता है, उसकी कौन कौन सी अवस्थाएं हैं, इसको एक बार डिटेल में देखते हैं अपन कंसेप्ट को पूरे को। अपन को डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा तो वो भी ध्यान रखना है, अगर थोड़ा सा डिटेल में क्वेश्चन आता है तो वो भी अपने को पता होना चाहिए। पेरोक्स एवं बॉडविले का वृद्धि ध्रुव एवं वृद्धि केंद्र सिद्धांत। तो वृद्धि ध्रुव तो है, पोल है पेरोक्स का, और सेंटर किसका है, बॉडविले का या बोदुए का। तो ये प्रादेशिक विकास का मॉडल है, ये अपने को पता है। सबसे पहले शूमपीटर ने इस सिद्धांत पर ये कार्य किया था, या इस कंसेप्ट को सबसे पहले शूमपीटर ने शुरू किया था। तो इन्होंने क्या बोला कि जो आर्थिक विकास है वो क्या है, एक ऐसे नहीं हो कि अपन संतुलित आर्थिक विकास करें तभी विकास हो, ऐसे भी हो सकता है कि कोई एक क्षेत्र है उसका बहुत ज़्यादा विकास हो जाए, या फिर आर्थिक गतिविधियां इनको यहाँ पर अपन केंद्रित कर दें, तो ये क्षेत्र पूरा विकसित होने के बाद क्या है, पूरे क्षेत्र को लाभ प्रदान करेगा। तो ये शूमपीटर का कंसेप्ट है कि अगर आर्थिक क्रियाएं केंद्रित हो तब विकास संभव है। तो ये समव्यवस्था के सिद्धांत का विरोध करता है। वृद्धि ध्रुव का क्या मतलब होता है, यहाँ पर कुछ शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे गतिज उद्योग क्या होते हैं, प्रणोदी उद्योग क्या होते हैं, वृद्धि ध्रुव क्या होता है, तो ये इनको समझ लेंगे तो अपने कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अर्थव्यवस्था का ऐसा गतिज क्षेत्र जो प्रणोदी प्रकृति के उद्योग या फर्मों से बना है। तो वृद्धि ध्रुव का मतलब क्या होता है कि एक बहुत डायनेमिक टाइप का एक ऐसा क्षेत्र है जो बहुत डायनेमिक है, और वो किस प्रकार के उद्योगों से बना है कि उनमें बहुत ज़्यादा नवाचार होते रहते हैं, इनोवेशन होते रहते हैं, बहुत ज़्यादा फॉरवर्ड बैकवर्ड लिंकेज हैं उनके। तो एक डायनेमिक नेचर है, ऐसा नहीं है कि एक स्टैटिक नेचर है। ये वृद्धि ध्रुव है, ये बदलता रहता है, और ये गतिज उद्योगों और प्रणोदी प्रकृति के उद्योगों या फर्मों से बना है। तो अब गतिज उद्योग का क्या मतलब होता है, गतिज या डायनेमिक इंडस्ट्री का मतलब है कि ये ऐसी इंडस्ट्री होती है जो बहुत जल्दी कोई चीज़ है उसमें परिवर्तन ला सकती है, अपनी योजनाओं में
अपने कार्यों में बहुत जल्दी बदलाव लाती है और इनके जो संबंध है दूसरे क्षेत्रों से वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं और इनकी नीतियों का प्रभाव है वो अन्य उद्योगों पर भी पड़ता है। जैसे अमेजन कंपनी है, तो अमेजन कंपनी है उसकी क्या है, बहुत अच्छे मैनेजमेंट करने वाले हैं, बहुत एक किसी भी क्षेत्र पर अगर मैनेजमेंट करना हो या फिर व्यापार करना हो तो ये बहुत जल्दी करती है। तो ये क्या है, एक गतिज उद्योग का उदाहरण है। नेक्स्ट है प्रणोदी उद्योग। प्रणोदी उद्योग का मतलब क्या होता है कि ये बहुत हाई टेक्नोलॉजी है उसका यूज़ करते हैं, मैनेजमेंट है उनका बहुत अच्छा होता है और अन्य जो क्षेत्र हैं, अन्य उद्योग हैं उनके साथ इनका संबंध है वो बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। तो प्रणोदी उद्योग और गतिज उद्योग का मतलब समझ में आया। गतिज उद्योग का मतलब है कि इनकी नेचर है वो बहुत ज़्यादा वर्सेटाइल है, बहुत ज़्यादा डायनेमिक है, बहुत जल्दी चेंजेस होते रहते हैं इनमें। और प्रणोदी उद्योग का मतलब क्या है, ऐसे उद्योग जो हाई टेक्नोलॉजी का और हाई मैनेजमेंट जो रिसोर्सेज है उनका उपयोग करते हैं और इनका दूसरे जो उद्योग हैं उनके साथ लिंकेज हैं या संबंध हैं वो बहुत ज़्यादा मजबूत हैं। तो नेक्स्ट अपन देखते हैं, इसका एग्जाम्पल देखते हैं अपन। संतुलित विकास और असंतुलित विकास का एग्जाम्पल है। तो ये आपको पता है, सभी पूरे क्षेत्र का विकास करना और या फिर किसी एक केंद्र का विकास करना, तो ये असंतुलित हो जाएगा और ये संतुलित हो जाएगा। ये शुम्पीटर का सिद्धांत है। तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि ग्रोथ पोल का जो कंसेप्ट है उसकी नींव क्या थी या फिर कहाँ से आया था। तो शुम्पीटर क्या बोलता है कि आप किसी एक क्षेत्र में ही पूरा इन्वेस्टमेंट कर दो और उस क्षेत्र के विकास के बाद जो विकास है वो अन्य क्षेत्रों में भी जाएगा। तो पहले एक असंतुलित विकास की बात करता है शुम्पीटर। इसमें दो शब्द आते हैं, लिंकेज, बैकवर्ड लिंकेज और फॉरवर्ड लिंकेज। तो बैकवर्ड का मतलब क्या होता है, बैकवर्ड का मतलब होता है कि एक कच्चा संसाधन प्रोवाइड कराने वाली इंडस्ट्री, जैसे कि अपन को कोई इंडस्ट्री लगानी है, जैसे लोहा इस्पात उद्योग ही लगाना है अपने को, आयरन स्टील इंडस्ट्री लगानी है अपन को, आयरन स्टील इंडस्ट्री। तो इसके लिए बेसिक जो रिक्वायरमेंट है वो क्या होगी, बेसिक रिक्वायरमेंट है अपन को आयरन मिल जाए, अपन को कोयला मिल जाए। तो ये क्या है, बैकवर्ड लिंकेज हो गए। और अब ये आयरन और स्टील इंडस्ट्री क्या करेगी, ये किसी पाइप बनाने वाली इंडस्ट्री से संपर्क करेगी, पाइप बनाने वाली, शीट बनाने वाली, चद्दर होती है जैसे लोहे की, उससे संपर्क करेगी। डिब्बे या कैन बनाने वाली इंडस्ट्री है वो इससे लग जाएगी। तो ये क्या है, ये इसके फॉरवर्ड लिंकेज है। ये फॉरवर्ड है और ये बैकवर्ड है। कच्चा माल जो प्रोवाइड कराएगी बेसिक होगा वो तो क्या होगा, बैकवर्ड लिंकेज। और उसके बाद जैसे अपन ने कोई इंडस्ट्री लगा ली फिर उसमें इनोवेशन करके उसमें और टेक्नोलॉजी यूज करके अपन क्या कर सकते हैं, तो वो उसके क्या हो जाएंगे, फॉरवर्ड लिंकेज हो जाएंगे। इसके आयरन स्टील इंडस्ट्री के लगने से यहाँ और कौन कौन से उद्योग हैं वो स्थापित हो जाएंगे, तो वो सब क्या आ जाएंगे, फॉरवर्ड लिंकेज में आ जाएंगे। तो इसको मैंने एक बार फिर भी पहले भी बताया हुआ है, तो वहाँ भी आप देख सकते हैं उसको। नेक्स्ट अपन यहाँ इंपॉर्टेंट ये देखते हैं कि वृद्ध ध्रुव के विकास की कौन कौन सी 4 अवस्थाएं बताई थी, वो देखते हैं अपन। सबसे पहले क्या होता है, पोलराइजेशन होता है, ध्रुवीकरण होता है। फिर होता है एक केंद्र बनता है, एक पोल बनता है, फिर एग्लोमरेशन होना शुरू हो जाता है, समूहन हो जाता है, अन्य प्रकार के जो उद्योग हैं वो भी वहाँ आने शुरू हो जाते हैं। फिर उसके बाद क्या होता है, प्रादेशिक विषमता को बढ़ावा मिलता है और पश्चधावन जो प्रभाव है, बैकवॉश इफेक्ट है, पेरीफेरी के जो संसाधन है वो किस ओर आने लग जाते हैं, सेंटर की ओर आने लग जाते हैं। पेरीफेरी के रिसोर्सेज हैं वो सेंटर की ओर आने लग जाते हैं, तो इसको क्या बोलेंगे अपन, बैकवॉश इफेक्ट। फिर उसके बाद क्या होता है, ट्रिकल डाउन होता है। ट्रिकल डाउन का मतलब क्या होता है कि इस क्षेत्र को अपन ने बहुत ज़्यादा विकसित कर लिया, फिर इसके बाद इसके जो पास वाले क्षेत्र हैं वो विकसित होंगे, फिर इससे विकास है वो अन्य क्षेत्रों की ओर जाएगा, ऐसे करके एक चेन बनेगी। और जो लास्ट या जो निम्न वर्ग है, बिल्कुल लोवेस्ट क्लास है, उस तक जो विकास है वो इस प्रकार से पहुंचेगा। तो टपकन प्रभाव या अधोमुखी प्रभाव, इसको अपन ने पहले भी डिस्कस किया था हिस्टरमैन के कंसेप्ट में, तो इसको एक बार मैं बोल देती हूँ यहाँ पे। वृद्ध ध्रुव की अवस्थाओं में अपन ने क्या देखा, सबसे पहले पोल बनेगा। पोल में क्या होता है कि प्रणोदी टाइप के जो उद्योग हैं, जो कि बहुत ज़्यादा विकसित या फिर हाई टेक्नोलॉजी, हाई मैनेजमेंट का यूज़ करने वाले हैं, वो उद्योग शुरू होते हैं, वहाँ पे उनकी स्थापना होती है। और उसके साथ साथ किसको बढ़ावा मिलता है, डेवलपमेंट, रिसर्च और इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा मिलता है। और ये जो प्रणोदी उद्योग होते हैं ये कैसे होते हैं, या पोल जो होता है उसकी नेचर कैसे होती है, डायनेमिक होती है। नेक्स्ट क्या, समूहन। यहाँ बहुत ज़्यादा सुविधाएँ मिलेगी, ट्रांसपोर्ट की सुविधा मिलेगी, यहाँ मैनेजमेंट करने वाले होंगे, हाई मैनेजमेंट होगा तो मैनेजमेंट की सुविधाएं मिलेगी, लो फर्म्स होंगी, यहाँ पे लो फर्म्स होंगी, अकाउंटेंसी से रिलेटेड जो लोग हैं वो भी यहाँ आएंगे। तो क्या है, बहुत सारी सुविधाएं मिलने के कारण यहाँ पर अन्य उद्योग हैं वो भी अपना प्रॉफिट बढ़ाने के लिए यहाँ अन्य उद्योग लगने शुरू हो जाएंगे। नेक्स्ट क्या है, अगर उद्योग धंधे लग गए और बहुत सारी सुविधाएं हैं तो यहाँ प्रतिभा होती है, मैनेजमेंट से जुड़े हुए लोग हैं, लॉ से जुड़े लोग हैं, अकाउंटेंसी से जुड़े लोग हैं, वो सब क्या जाएंगे, कोर की ओर जाएंगे या पोल की तरफ जाएंगे। जहाँ उद्योगों का समूहन हुआ है वहाँ जाएंगे, लेबर है वो भी जाएगी, लेबर, इन्वेस्टमेंट सब क्या है, पोल की तरफ जाएंगे, इकट्ठे होंगे। तो इससे क्या होगा, प्रादेशिक विषमता है
उसको बढ़ावा मिलेगा, क्योंकि ये लोग जिस भी क्षेत्र से आए हैं वो क्षेत्र बहुत ज़्यादा पिछड़ जाएगा। तो अविकसित क्षेत्रों से विकसित क्षेत्रों की ओर या पोल की ओर प्रतिभा का पलायन होता है। नेक्स्ट है ट्रिकल डाउन। ट्रिकल डाउन का मतलब क्या है कि पूरा जब वृद्धि ध्रुव है वो विकसित हो गया तो उसकी जो टेक्नोलॉजी और इनोवेशन है वो सब क्या फैलेंगे, अन्य क्षेत्रों की ओर फैलेंगे, तो उससे क्या होगा, अन्य क्षेत्रों का भी विकास होगा। तो ये अपन ने बहुत डिटेल में पढ़ा हुआ है, इतना डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है, बट बार बार देखने से चीज़ें क्या होती हैं, याद रहती हैं अपने को लंबे समय तक, तो इसको आप ध्यान रखिएगा। ट्रिकल डाउन भी देख लिया अपन ने, फिर इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू देखा था अपन ने कि पहले क्या है कि एक क्षेत्र होता है वहाँ बिल्कुल कोई विकास का केंद्र नहीं होता, तो यहाँ से क्या है बाहर की ओर जाता है, कच्चा माल जो है वो बाहर की ओर जाता है, तो फिर क्या धीरे धीरे एक विकास का केंद्र बनना शुरू होता है। विकास का केंद्र बनने से वहाँ पर अन्य जो प्राइमरी और सेकेंडरी जो उद्योग हैं वो भी विकसित होने शुरू हो जाते हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी उद्योग हैं। तो क्या है यहाँ से जो कच्चा माल जो बाहर जा रहा था वो बाहर नहीं गया, यहीं रह गया देश में ही। इसको धीरे धीरे क्या है फिर एक और इसमें इसके एडवांटेज के कारण, एग्लोमरेशन के कारण क्या है और ज़्यादा सुविधाएं केंद्रित होनी शुरू हो जाती है, तो प्राथमिक और द्वितीयक उद्योग हैं उनकी संख्या बढ़ जाती है, तो पूरा का पूरा निवेश यही होता है और यहाँ से फिर क्या है निर्यात किया जाता है, सामान को निर्यात किया जाता है। तो इस प्रकार से एक पहले यहाँ पर कोई पोल नहीं बना हुआ था, प्राइमरी जब अपन ने शुरू जो इनिशियल स्टेज थी, फिर इसमें क्या है यहाँ कोई पोल नहीं था, फिर यहाँ एक पोल बन गया। अब ये पोल है ये पूरा विकसित होएगा और यहाँ पर उद्योग हैं वो बढ़ते जाएंगे, निवेश की मात्रा है वो बढ़ती जाएगी, उद्योगों का समूहन हो जाएगा। तो ये बेसिक्स हैं, ये सिर्फ उनके लिए जो किसी रिटन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो वो ये डायग्राम बना के आने से उनको क्या एग्जाम में मार्क्स मिल जाएंगे, तो ये उनके लिए है। नेक्स्ट देखते हैं अपन आरपी मिश्रा का क्या कंसेप्ट है, इससे रिलेटेड वो देखते हैं अपन इंडिया के कंसेप्ट में या इंडिया के कंटेक्स्ट में समझते हैं अपन इसको कि आरपी मिश्रा का वृद्धि नाभि विचार विकासशील देशों में प्रादेशिक नियोजन एवं वृद्धि ध्रुव सिद्धांत के महत्व को समझाते हुए वृद्धि ध्रुव विचार को वृद्धि नाभि के रूप में विस्तार करता है। तो वृद्धि ध्रुव किसने बताया, पोल बताया पेरोक्स ने, और वृद्धि नाभि है या ग्रोथ फोकाई है वो आरपी मिश्रा का है। तो विकासशील देशों के संदर्भ में इन्होंने ध्रुव को नाभि में बदल दिया। नेक्स्ट है वृद्धि ध्रुव के 3 मुख्य कार्य हैं कि वो सेवा केंद्र के रूप में कार्य करे, इनोवेशन को बढ़ावे और वहाँ से इनोवेशन है वो अन्य जो क्षेत्र हैं वहाँ पर जाएं, और ये सामाजिक अंतर संबंधित होना चाहिए, बिल्कुल अलग थलग नहीं होना चाहिए। वृद्धि नाभि का आकार एवं कार्य प्रादेशिक स्तर के आवश्यकताओं के अनुरूप अलग अलग होता है और यह इसमें क्या है हायरार्की पाई जाती है। अब आकार का मतलब क्या हुआ कि एक बड़े क्षेत्र के लिए वृद्धि नाभि क्या होगा और एक लोकल अपन ग्रामीण क्षेत्र है उसके लिए वृद्धि नाभि क्या होगा, तो वो देखते हैं अपन। रीजनल डेवलपमेंट प्लानिंग इन इंडिया ये बुक थी, अपन ने देखा था। इस बुक में इसमें 5 पदानुक्रम या सोपान प्रस्तुत किए गए, 5 टायर हायरार्की बोल सकते हैं इसको। तो ये अपन बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको ऑर्डर में जमाना आ सकता है, डायरेक्ट भी पूछा जा सकता है। लोकल लेवल पे या स्थानीय स्तर पे क्या होगा, एक केंद्रीय ग्राम होगा, ये नाम अपने को ध्यान रखना है, केंद्रीय ग्राम होगा और जो लगभग 6 ग्रामों से मिलकर बना होगा और 6000 की जनसंख्या वाला होगा, और ये लोवेस्ट अपने क्षेत्र पर जो लोवेस्ट इकाई है वो होगा। ये क्या क्या कार्य करेगा, मनोरंजन उपलब्ध कराएगा, विपणन है या प्राथमिक स्कूल, सामुदायिक सेवाएं, स्वास्थ्य समुदाय जो है वो अवेलेबल कराएगा अपनी ग्रामीण जनसंख्या को। तो सबसे छोटे लेवल का है केंद्रीय ग्राम। उसके बाद है सेवा केंद्र। सेवा केंद्र माइक्रो रीजनल लेवल पे, वो लोकल लेवल पे है, ये माइक्रो रीजनल लेवल पे है। इसकी जनसंख्या 30,000 के आसपास है और ये होटल, सामुदायिक भवन, उच्च प्राथमिक विद्यालय और जनरल स्टोर जैसी सुविधाएं हैं वो अपनी आबादी को प्रोवाइड कराएगा। नेक्स्ट है उप प्रादेशिक स्तर, सब रीजनल लेवल। तो इसमें क्या होंगे, ग्रोथ लेवल होंगे। सब रीजनल लेवल वालों को ग्रोथ पॉइंट बोलेंगे, वृद्धि बिंदु बोलेंगे, जिनकी जनसंख्या 1,50,000 के आसपास हो। ये केंद्र प्रणोदी उद्योग, हाई मैनेजमेंट, हाई टेक्नोलॉजी वाले होंगे। गतिविधि कृषि उद्योग से संबंधित होती है, जिसमें कृषि उत्पादों के रखाव से लेकर उसको प्रोसेसिंग करना, मिल्क प्रोसेसिंग करना जैसे गतिविधियां शामिल होंगी। नेक्स्ट है रीजनल लेवल, प्रादेशिक स्तर पर क्या होंगे, वृद्धि केंद्र होंगे, ग्रोथ सेंटर, जिनकी जनसंख्या 12 लाख के आसपास होगी और इनकी मुख्य गतिविधि द्वितीय क्षेत्र से, द्वितीय क्षेत्र में क्या क्या आ जाएगा, जो अपने प्रसंस्करण कर लिया उसी से रिलेटेड और एडवांस लेवल हो जाएगा, इसमें हाई लेवल हो जाएगा, इसमें आ जाएगा। और नेक्स्ट इसके भी बाद किस कंसेप्ट को देखते हैं अपन, ग्रोथ सेंटर के बाद लास्ट जो होता है वो होता है ग्रोथ पोल। ग्रोथ पोल राष्ट्रीय स्तर पर क्या होता है, नेशनल लेवल पे होता है वृद्धि ध्रुव। वृद्धि ध्रुव होता है नेशनल लेवल पर। इसकी पॉपुलेशन क्या है, 25 लाख और द्वितीयक, तृतीयक और चतुर्थ क्षेत्र के उच्च स्तरीय गतिविधियों में संलग्न होता है और हृदय की तरह कार्य करता है। ये सभी एक्टिविटीज़ का क्या होता है, हर्ट होता है।
तो ये अपन ने देख लिया। कौन कौन से लेवल देख लिए? सबसे हाईएस्ट लेवल पे है नेशनल लेवल, फिर है ग्रोथ सेंटर, ग्रोथ पोल, ग्रोथ सेंटर, ग्रोथ पॉइंट और सेवा केंद्र। ग्रोथ पॉइंट के बाद है ग्रोथ सेंटर या सर्विस सेंटर बोल सकते हैं अपन इसको, सर्विस सेंटर, सर्विस सेंटर। और फिर है सेंट्रल, ग्राम या लोकल लेवल का कोई बिंदु हो सकता है, केंद्र हो सकता है। तो ये हायरार्की भी अपने को ध्यान रखनी है। ये आरपी मिश्रा का कंसेप्ट है और भारतीय जो संदर्भ है अपन उसको बोल सकते हैं भारतीय संदर्भ में विकसित किया गया है। ये अपन ने वृद्धि ध्रुव के बाद वृद्धि नाभि का जो एडवांस कंसेप्ट है उसको देख लिया। ये मैंने इसको एक बार पहले भी एक्सप्लेन किया हुआ है कि पहले यहाँ पर जो इंडस्ट्री थी वो बिल्कुल छितराई रूप में मिलती थी अपने को, इंडस्ट्री है, उद्योग है, वो कहीं कहीं बिखरे हुए रूप में मिलते थे। उसके बाद क्या है, एक ग्रोथ पोल का विकास होना शुरू हो जाता है। तो यहाँ पर ये जो प्राथमिक और द्वितीयक स्तर की जो उद्योग हैं वो लगने शुरू हो जाते हैं और अन्य जो इंडस्ट्री है इससे संबंधित वो भी विकसित होनी शुरू हो जाती है। फिर इसके बाद जो सेकेंडरी ग्रोथ पोल होता है उसी क्षेत्र में बहुत ज़्यादा विकास होने के बाद एक सेकेंडरी ग्रोथ पोल का निर्माण होना शुरू हो जाता है और यहाँ पर क्या है, यहाँ भी इंडस्ट्री लगनी शुरू हो जाती है और यहाँ एक बड़ा ग्रोथ पोल है वो विकसित हो जाता है। कहने का मतलब यही है कि एक क्षेत्र में अपन ने आर्थिक कार्य केंद्रित कर दिए तो उससे रिलेटेड जो अन्य उद्योग हैं वो भी अपना प्रॉफिट कमाने के लिए यहाँ लगने शुरू हो जाएंगे। तो सिंपल सा है बिल्कुल। इसमें अपन अगर देखें कि क्या अंतर होता है वृद्धि ध्रुव और वृद्धि नाभि में, तो वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। वृद्धि ध्रुव और वृद्धि नाभि का जो अंतर है, वृद्धि नाभि एक इंडियन कंटेक्स्ट में दिया हुआ शब्द है और वृद्धि जो ध्रुव है वो एक पुराना कंसेप्ट अपन कह सकते हैं और फ्रांसीसी कंसेप्ट बोल सकते हैं अपन को, फ्रेंच अर्थव्यवस्था से संबंधित है ये और ये काल्पनिक है ये तो। और जो वृद्धि केंद्र है वो एक वास्तविक सिद्धांत है। तो वृद्धि ध्रुव और वृद्धि केंद्र आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद एक अपने एग्जाम में क्वेश्चन आता है, नवाचार प्रसार स्वीकरण सिद्धांत, डिफ्यूजन ऑफ इनोवेशन थ्योरी है या डेस्टिनेशन ऑफ डिफ्यूजन, ये दोनों ही नाम लिखे आ सकते हैं। डेस्टिनेशन ऑफ डिफ्यूजन आ सकता है और डिफ्यूजन ऑफ इनोवेशन भी आ सकता है। डिफ्यूजन ऑफ इनोवेशन है, इसको अगर अपन बोले तो ये टी हैगरस्टैंड का है, टी हैगरस्टैंड का है। डेस्टिनेशन ऑफ डिफ्यूजन आए तो ये ज़्यादा सूटेबल है कि किस प्रकार से कोई भी समाज है वो जो नई चीज़ें होती हैं, नए आविष्कार होते हैं, उनको किस प्रकार से एक्सेप्ट करता है, नए आविष्कार को कैसे एक्सेप्ट करता है, उसके लिए एक डाटा या सारणी है वो ईएम रोजर्स ने बनाई और उसके आधार पर ये एक उन्होंने कर्व के थ्रू इसको एक्सप्लेन किया है। ये 1962 में बताया गया था ये सिद्धांत। तो इसमें क्या है, एक्स एक्सेस पे है परसेंटेज ऑफ अडप्टर्स इन ईच टाइम, कि कितना जल्दी लोग कितने समय में, टाइम ऑफ अडप्शन और परसेंटेज ऑफ पीपल। एक साइड तो इन्होंने क्या लिया है, समय लिया है और एक तरफ लोग हैं वो उनका परसेंटेज है कि कितने प्रतिशत लोग हैं वो नई चीज़ें हैं उनको एक्सेप्ट कर पाते हैं। तो अभी पता चल जाएगा कि आप लेगर्ड हैं या इनोवेटर हैं, आप कोई भी टेक्नोलॉजी आती है उसको कितना जल्दी एक्सेप्ट करते हैं। देखते हैं अपन डेटा कि 2.5% लोग ही ऐसे होते हैं जो नया कुछ भी आता है, कोई नई टेक्नोलॉजी आती है उसको बहुत जल्दी उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो अपन देखते हैं अपने आसपास, जैसे अपन एक छोटे लेवल पर कोई दुकानदार देखते हैं तो अपन को पता है कि अभी ऑनलाइन का सिस्टम है, तो कितने अपने आसपास के जो दुकानदार हैं वो ऑनलाइन पेमेंट को लेकर एक्साइटेड हैं या फिर ऑनलाइन परचेजिंग को लेकर एक्साइटेड हैं। अपन देखेंगे बहुत कम लोग हैं। तो ये इनोवेटर्स का जो परसेंटेज है वो बहुत कम होता है, 2.5% है। अर्ली अडप्टर्स जल्दी उस चीज़ को एक्सेप्ट करने वाले हैं 13.5, अर्ली मेजोरिटी में है 34% और लेट मेजोरिटी में है 34%, और बहुत आलसी जो कि कभी एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे वो है 16% लोग। तो कई बार क्या है आपसे ये परसेंटेज पूछ लिया जाता है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। 2.5% लोग ही ऐसे होते हैं जो बहुत जल्दी इनोवेटर होते हैं, कोई भी टेक्नोलॉजी मार्केट में आई उसको तुरंत एक्सेप्ट कर लेते हैं। फिर उसके बाद अर्ली एडेप्टर्स का परसेंटेज है 13.5 कि ये थोड़ा अन्य लोगों की अपेक्षा थोड़ा जल्दी एक्सेप्ट करते हैं चीज़ों को। फिर अर्ली मेजोरिटी में है कि हाँ अब तो एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा, ऑनलाइन पेमेंट है वो करना ही पड़ेगा, ऑनलाइन खरीदारी है वो भी करनी पड़ेगी। तो अर्ली मेजोरिटी वाले हैं 34%। और लेट मेजोरिटी वाले क्या है कि अब इनके पास और कोई ऑप्शन ही नहीं है, मिलना ही बंद हो गया ऑफलाइन चीज़ें, तो ऑनलाइन ही लेनी पड़ेगी। तो ये क्या है कि इन्होंने देखा कि इतने सारे लोगों ने एक्सेप्ट कर लिया, अपन तो बहुत पीछे रह गए, तो फिर ये क्या है लेट मेजोरिटी वाले हैं 34%। और 16% लोग ऐसे हैं कि उनके पास अगर कीपैड वाला नोकिया का मोबाइल है तो वो नोकिया में ही खुश रहेंगे, उनको नहीं चाहिए टच पैड, नहीं चाहिए इनको आईफोन नहीं चाहिए। तो ये क्या है लेगर्ड्स हैं, ये किसी भी प्रकार का जो इनोवेशन है उसको एक्सेप्ट नहीं करते। तो ईएम रोजर ने सोसाइटी के लिए एक ये प्रस्तुत किया है
अडप्टर, ये इंग्लिश वाली जो टर्मिनोलॉजी है इनको अगर आप ध्यान रखोगे, लेगर्ट्स, अडप्टर्स, इनोवेटर्स, तो आपको क्या है इजीली ये याद रह जाएगी चीज़ें। तो आज की क्लास में अपन ने 3 मॉडल्स देखे हैं। डब्ल्यू रोस्टो का मॉडल है वो भी अपन देख सकते थे, बट उसको अपन इकोनॉमिक्स में देखेंगे तो वो आपको बहुत जल्दी समझ में आ जाएगा, उसको मैं डिटेल में एक्सप्लेन कर दूंगी। वैसे मैंने बताया हुआ है उसमें टेक ऑफ की कंडीशन क्या होती है, प्री टेक ऑफ कंडीशन क्या होती है, वो सब मैंने एक बार बताया हुआ है। तो ज़रूर बताइए कि मॉडल्स आपको समझ में आए कि नहीं आए।